गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 19 सितंबर है तो डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और इन न्यूज के साथ साथ निबंध के कौन से टॉपिक शामिल किए गए जो आप लोग यूपीएससी के साथ साथ अगर पीसीएस दे रहे हैं जिसमें हम बीपीएससी की बात करते हैं, यूपी पीसीएस की बात करते हैं, आरएएस राजस्थान पीसीएस, उसके बाद छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस जैसे पीसीएस दे रहे हैं, उसमें करंट अफेयर्स को लेकर कोई भी क्यूरी कोई कम समस्या उसके समाधान के लिए हम लगातार प्रयासरत है। उसी प्रयासरत में आज देखते हैं आज का डिस्कशन टॉपिक क्या है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि बहुत सी कैबिनेट के द्वारा बहुत सी मंजूरी दी गई है, बहुत से वित्त आवंटित किए गए हैं, बहुत सी योजनाओं को क्रियान्वित करने की बात करें। उसी में देखते हैं एक देश एक चुनाव लागू करे उसके लिए मंजूरी दे दी गई है, एक देश एक चुनाव के लिए। साथ ही साथ 2028 तक स्थापित होगा पहला स्टेशन, तो इसके संदर्भ में भी मंजूरी दी गई। युवकों पर रबी सत्र के लिए लगभग 24,475 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आदिवासी समुदायों के लिए लगभग 79,156 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। चंद्रयान 4 को मंजूरी दी गई है। एनपीएस वात्सल्य योजना को लागू किया गया है। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। तो आपके लिए पीटी फैक्ट, मेंस फैक्ट, इंटरव्यू फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका न्यूज है। तो पीएम एनपीएस वात्सल्य योजना के जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके प्रमुख कार्य क्या है इसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। पीएम आशा योजना की चर्चा क्यों में है, इसके प्रमुख घटक क्या क्या है इसके हम लोग देखेंगे। मूल्य समर्थन योजना इसके अंतर्गत क्या होता है, मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना क्या होता है, निजी खरीद और स्टैटिक्स योजना है वो क्या होता है। साथ ही साथ आपको देखेंगे सरकार के किसान अनुकूलन अन्य पहल क्या क्या किया गया है। तो पीएम आशा योजना के संदर्भ में सारी बातों को हम देखने का समझने का प्रयास करेंगे। भारत म्यांमार पर पूरी सीमा पर लगेगी बाढ़ अर्थात घेराबंदी की जाएगी, ऐसी बातें की जा रही। फिर अगर हम बात करें आर्थिक सुधारों के बने राजनीतिक सहमति की बात की जा रही है, तो इसके संदर्भ में बहुत से पीटी फैक्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर बात जब की जा रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिएगा। हम विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जैसे टेलीग्राम पर चैनल में एमसीक्यू सीरीज चलाया जाता है, उस चैनल पर है तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, हमें हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब को लगातार फॉलो कीजिएगा आप लोग, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो पंच तत्व आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है। 2.0 भी कल से लॉन्च किया जा चुका है, तो आप इसके लिए हमें ड्रिल कर सकते हैं। कोई भी समस्या कोई भी समाधान है, किसी तरीके का क्यूरी है तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। पंच तत्व है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स मेंस में और आंसर राइटिंग प्रोग्राम को महत्वपूर्ण रूप से हम शामिल करते हुए करंट अफेयर्स के टॉपिक को लगातार प्रयासरत से आपको दे रहे हैं। इंटरव्यू के सेशन को इतना मजबूत कर देंगे ताकि आप एग्जाम के अंतिम समय में घबराए नहीं, आपकी तैयारी पूर्णतः रहे। इसी के साथ आप इस बार कोड से गूगल स्कैनर के बार कोड से आप क्या कर सकते हैं, युक्ति है इसके विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी लिंक आपको आवश्यकता हो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं, इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए इस पेपर में बहुत से कैबिनेट के मंजूरी दी गई, तो इसके संदर्भ में कुछ न्यूज को ध्यान रखना। सबसे पहले देखेंगे अंतरिक्ष में लगेगी बड़ी छलांग, लगभग 2028 तक स्थापित होगा पहला स्टेशन। जैसे आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेशन है जिसे आईएसएस कहते हैं, सोलर स्टेशन, वो जल्द ही उसकी समाप्ति की बात की जा रही है। तो उसके संदर्भ में दूसरे खिलाड़ियों की भी अंतरिक्ष खिलाड़ियों की आवश्यकता पड़ी, जिसमें चीन सबसे प्रमुखता से उसका एक स्टेशन वहाँ काम भी कर रहा है। तो ध्यान रखिए भारत इससे रेस में आगे बढ़ेगा। इससे क्या होगा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो हमारा होगा और भी उन्नत होगा, क्योंकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेहतर तरीके से अपने अपने आइडियोलॉजी के आधार पर कर पाएंगे, अपने टेक्निक के आधार पर कर पाएंगे। इसलिए 2028 दिसंबर तक स्थापित किए जाने की बात की जा रही है। तो यहाँ से पीटी फैक्ट आपके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि जब तो इसके अतिरिक्त बात करें हम इसमें कुल कितना बजटीय आवंटन किया गया है, तो ध्यान रखिए इसके लिए आवंटन की राशि आपको 20,193 करोड़ रुपए खर्च होने की ऐसी संभावना की जा रही है। खर्च होंगे। मिशन 4 की सहमति भी आपको, चंद्रयान 4 की भी सहमति दी गई, इसी तरीके से चंद्रयान 3 में ये सब बातें की जा रही है। तो कुल मिलाकर आपको यह समझने का प्रयास करना है कि आने वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में दो चीजें आपको उपलब्ध होंगी। एक तो दो स्टेशन होंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या अमेरिका रूस सहित यूरोपीय देश सहयोग
से पृथ्वी के 400 किलोमीटर अर्थात लोअर ऑर्बिट जो होता है उसके आधार पर आपको चीज़ों को कवर किया जा रहा है। वहाँ से हम निगरानी करते हैं। 1998 में लॉन्च किया गया था, अंतरिक्ष भेजा गया था, सबसे बड़ा ढांचा है। मौजूदा समय में यहाँ कई देशों के अंतरिक्ष यात्री काम करते हैं। इस वर्तमान में चीन के अंतरिक्ष यात्रा है, आपको अंतरिक्ष स्टेशन है। ध्यान रखिएगा पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर, अर्थात 400 में कौन है आपको अंतरिक्ष का इंटरनेशनल ISS है, उसके बाद 450 पर आपको कौन सा है, आपको चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है जो 2022 में जिससे भेजा गया था और मौजूदा यात्री वहाँ काम कर रहे। अंतरिक्ष स्टेशन जो इंटरनेशनल जो स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है, वो अपने रिटायरमेंट के दौर पर चल रहा है। कुछ ही वर्षों में इसका वापसी कर ली जाएगी, जिस पर हम न्यूज एनालिसिस करा चुके हैं। तो ध्यान रखिए भारत इसके क्षेत्र में बढ़ते हुए खिलाड़ी के तौर पर देखा जाएगा। यहाँ से मेंस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आने वाले मेंस में या इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा कवर करने का प्रयास कीजिए। आगे हम बात कर रहे थे, देखिए कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को लेकर क्या किया है, अपनी बातें मंजूरी दे दी है। लगातार हम एक देश एक चुनाव के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। यह बातें चल रही थी कि इसी सत्र में, कल के न्यूज में भी मैंने बताया था कि जो 2029 का जो चुनाव होगा वो इसी मुद्दे के साथ होगा, इसी फॉर्मेट के साथ होगा। कहने का मतलब एक देश एक चुनाव। तो इसलिए लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव को क्या किया जाएगा, चुनाव को एक साथ लाने की, एक तिथि के साथ कराने की बात होगी। इसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ अनुच्छेद की बात की थी जो कल के क्लास में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए थे लोकसभा के लिए कौन से अनुच्छेद की बात की गई थी लोकसभा चुनाव के लिए, और राज्यसभा चुनाव के लिए कौन से अनुच्छेद एक देश एक चुनाव के संदर्भ में बात करता है। तो दोनों को कमेंट सेक्शन में उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रयास लगातार करिए ताकि आप चीज़ों को समझ पाए, आंसर देने की मोटिवेशन में आज आ पाए, एक्टिव मोड में काम कर सके। नहीं तो क्या होगा, हर चीज़ बताने से क्या होगा ना कि आप क्या होंगे कि उसी फॉर्मेट पर तैयार होते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि केवल दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप दूसरे पर आश्रित हो। आप अपनी क्षमता को पहचानें, अपनी जो क्षमता आपकी अपनी क्षमता है उसको पहचानिए। कुछ प्रश्नों का सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लीजिए, आप उससे बहुत से उत्तर सॉल्व कर लेंगे। चलिए उसी में बात करेंगे। कैबिनेट ने और भी अहम फैसले लिए जिसमें किसानों को खोला खजाना, PM जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान की बात करें। इस पर मैं आगे भी चर्चा करूंगा। फिलहाल आपको इन सब चीज़ों को समझना, क्या लाभ होंगे, इससे देश को क्या लाभ होगा। देश में बार बार चुनाव के अंदर नहीं फंसना होगा। विकास कार्यों की रफ्तार सूरत बढ़ेगी। फिर अभी चुनाव चलते नए कामकाज रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ आचार संहिता लागू हो जाती है, तो नए नए कानूनों का, नए नए योजनाओं का क्रियान्वयन या घोषणा नहीं किया जा सकता है। केंद्र और राज्य के बीच कटुता की स्थिति नहीं बनेगी, ऐसी बातें की जा रही है। पर यह जो स्थिति है ना वो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, क्योंकि राजनीतिकरण हर चीज का होता है ना। राजनीतिकरण अभी विपक्षी दलों के द्वारा यही बातें की जा रही है। पर ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक लाइन याद रखिएगा, आपकी नीयत और मनसा अगर पवित्र है ना, मनसा, तो आपके कार्य सफल होते हैं। तो इसी संदर्भ में जो गांधीवाद थ्योरियन है ना, उसके संदर्भ में चीजों को समझने का प्रयास करिए। कुल मिलाकर देश में जो बार बार चुनावों का वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा, तो ये सब बातें एक देश एक चुनाव के संदर्भ में हो रही। हालांकि पहले भी 1951 से लेकर 67 तक एक देश एक चुनाव होते रहे थे। और जब केंद्र में जब एक पार्टियां होती थी, केंद्र में भी एक पार्टियां और राज्य में भी एक ही पार्टी की सरकारें होती थी, तो सरकारें आसान से चल रही थी, राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें। जैसे ही राज्य के स्तर पर अलग पार्टियों की सरकार आने लगी, तो वहां पर क्या हुआ कि यहाँ पर केंद्र के द्वारा अधिरोपित किया जाने लगा शासन का, सत्ता का अभ्यास किया जाने लगा। आरोपित सत्ता का अभ्यास का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। सत्ता का अभ्यास क्या होता है, अभ्यास कार्य करने लगा, जहां पर पावर और ड्रिल की जाने लगी। अर्थात राज्य के राजनीतिक दलों को अवसर के आधार पर राजनीति के संदर्भ में परेशान किया जाने लगा, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाने लगा। बहुत से ऐसे राष्ट्रपति शासन देखने को मिलेगा जहां पर नाम मात्र की चीजें, कभी तो ऐसा दौर आया जहां यह बातें कर दी गई ना, केंद्र में जो सरकार है कि जिस पार्टी की, वो राज्य में नहीं, इसी कारण राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ऐसे बहुत से केस स्टडी उदाहरण है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इस तरह की प्रवृत्ति ने क्या किया, देश को बार बार चुनाव के दौर में ढकेल दिया।
तो इस तरीके से क्या हुआ, दोनों की जो समानांतर सरकार की तिथियां चलती थी वो परिवर्तित हो गए। और आज हालात ऐसे हैं कि प्रत्येक 2-3 महीने पर आप देखते हो किसी विधानसभा के चुनाव किसी किसी विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है, हाल ही में हुआ, और देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। तो ध्यान रखिए इस तरीके से क्या होता है, देश की संसाधनों का वितरण समस्या क्रिएट हो जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। इसके लिए मैंने आपको पहले भी क्लास में आपको सारी तरह चीज़ों को समझाने का प्रयास किया था। अगर एक देश एक साथ चुनाव होंगे तो ध्यान रखें जीडीपी में लगभग 1.5% की वृद्धि हो जाएगी। अब यह बातें आंकड़े आ रहा है, तो जीडीपी अभी कितना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जीडीपी हमारे पास कितना आंकड़े में है, रुपये में बताइएगा। उसका 1.5% होगा। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपया है तो हमारे पास 1.5 रुपया बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से 1.5% की वृद्धि होगी। आप 12 से 15 महीने के बंदे रहते हैं सरकारें, वो चुनाव संहिता के मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट ऑफ जो हर इलेक्ट्रोलियो जो आपको एक शीर्षक के तौर पर मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट ऑफ जो हार्मोनाइज इलेक्ट्रल साइकिल जो सर्किल है उसके शीर्षक में या शोध पत्र में बार बार बात। तो इस शीर्षक में आपको बताया गया कि मुद्रास्फीति, अधिक निवेश की बात की जा रही है, उल्लेख किया गया आर्थिक वृद्धि की बात की जा रही है, जिसके तहत हम अगर बार बार चुनाव में फंसते हैं तो हमारे इन सभी चीज़ों को लेकर जो राष्ट्रपति कोविंद के द्वारा जो मार्च में सौंपी गई थी रिपोर्ट, उसमें बात की गई थी। ध्यान रखिएगा इसी तरीके से जब एनके सिंह रामनाथ कोविंद समिति के समक्ष शोध पत्र प्रस्तुत किया है चुनाव और आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को, विशेषज्ञ जो डॉक्टर प्राची मिश्रा है उनके उच्च स्तरीय समिति के सदस्य एनके सिंह के साथ। आपको ध्यान रखिएगा ये सब चीजें क्यों बताई जा रही है, इसलिए बताई जा रही है ना कि समझने का प्रयास कीजिएगा। केवल हम राजनीतिक रूप से क्या होते हैं, आपको शासन प्रशासन को प्रभावित नहीं करता है। अगर मान लीजिए सरकार चुनी जा रही है तो सत्ता क्या होता है, सत्ता हस्तांतरण होता है। सत्ता किनके बीच होता है, राजनीतिक लोगों के बीच होता है। इसी का मामला नहीं है चुनाव। चुनाव मामला क्या है, चुनाव आपके आर्थिक विकास की भी बात करता है, आर्थिक विकास की बात करता है, सामाजिक विकास की बात करता है, सांस्कृतिक विकास की भी बात करता है। फिर सत्ता के अभ्यास की हम बात करते हैं, सत्ता का अभ्यास इसके संतुलन की स्थिति को भी दर्शाता है। इसे समझने का प्रयास किया। चुनाव एक ऐसा व्यापक परिणति के तौर पर देखने को मिलता है जिसमें आर्थिक विकास प्रभावित कारक देखने को मिलते हैं, सामाजिक, अगर मान लीजिए यहाँ पर जात पात को लेकर भी विवाद उत्पन्न होता है तो सांस्कृतिक आपको विवाद देखने को मिल जाता है, बढ़ जाता है। फिर सांस्कृतिक, एक दूसरे के सांस्कृतिक मनोभाव को भी हम पहचान करते हैं। देखते हैं अब चुनाव के दौरान बहुत से सांस्कृतिक पहलुओं को छुआ जाता है। आप खासकर वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा चीजें आपको देखने को मिलेगा। कोई आपको देखने को मिलेगा कि कोई हिंदू धर्म के लेकर, सनातन धर्म को लेकर बातें चल रही, उसमें रील आपको अधिक बन रहे होंगे। कोई मुस्लिम समुदाय को लेकर, कोई सिख, जैन, बौद्ध, सभी को लेकर सांस्कृतिक विविधता की बात की जा रही है। उसी तरह सत्ता के अभ्यास का संतुलन बनाया जाता है, क्योंकि जो दोनों पार्टियां क्या होती है, दोनों जो पक्ष और विपक्ष जो होता है, पक्ष प्लस विपक्ष क्या होता है, संतुलन की स्थिति में इस वक्त होता है। इसलिए संतुलन की स्थिति कायम करने का भी एक चुनाव, एक प्रक्रिया, एक माध्यम देता है। तो इन सारे मुद्दों को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे टॉपिक पर इसी में देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा जब भारत 1952 से 2023 तक प्रतिवर्ष औसतन 6 चुनाव हुए थे, वह आंकड़ा सिर्फ लोकसभा और विधानसभा बार बार होने वाले चुनावों का था। अब यह आंकड़े ऐसे आंकड़े नहीं कि 2024 में जीडीपी 1.5 से लेकर 4.5 लाख करोड़ होती है, ध्यान रखिए वित्त वर्ष में। तो यह स्वास्थ्य, सार्वजनिक खर्च, आधा शिक्षा व्यवस्था आदि पर क्या होगा, आपको खर्च 1/3 के बराबर है। तो जो खर्च हम इन चीजों पर कर रहे हैं वो खर्च केवल चुनावों पर चला जा रहा है। तो इसलिए तमिलनाडु का उदाहरण भी किया, जिसमें बताया गया कि वर्ष 1996 में एक साथ चुनाव हुए तो विकास दर उसका 4.1% गिरावट आई थी। अब ध्यान रखिएगा जबकि 2001 में अलग अलग चुनाव कराए गए थे, 30% की गिरावट आई। सोच के देखिएगा कहाँ 1 पॉइंट आपको प्रतिशत की गिरावट हुई थी जब एक साथ चुनाव किए गए थे, जबकि बार बार अलग अलग चुनाव 2001 के बाद तमिलनाडु में हो रहे थे, वहाँ 30% का गिरावट आपको जिसके एसडीजीपी में हो रहा है। इस तरीके से मुद्रास्फीति भी बढ़ती, 1% की बड़ी गिरावट का अनुमान लगाया गया। तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो खाद्य वस्तुओं का मूल्य भी वृद्धि हो जाएगा। इस तरीके से चीजों को समझने का प्रयास की, सभी एक दूसरे से कड़ी के तौर पर जुड़े होते हैं। सॉरी।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए उर्वरकों पर रबी सत्र में आपको कितने करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी? आपको 24,472 करोड़ की बात हो रही है। यहाँ पर आपको जो फास्फेट और पोटाश से युक्त उर्वरक हो उसके लिए सब्सिडी दी जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल था इस बैठक मंजूरी दी 2024 में, अक्टूबर 2024 और 25 मार्च 2025 तक के जो P&K है, जो फास्फेट और पोटास है, उसके पोषक तत्व आधारित सब्सिडी जो दी जाती है मंजूरी दी। इसमें आधारित तौर पर क्या है, रबी फसल सत्र जो 2024 है उसके अस्थायी बजटीय जरूरतों के आधार पर दी जाएगी। आदिवासी समुदायों के लिए आपको कितने करोड़ रुपए के आवंटन किया गया है? लगभग 80 करोड़ के आसपास से मान के चलिएगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए बातें की। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत दिए गए। तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा यह योजना कब शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 63,000 आदिवासी बहुल गांवों के 5 करोड़ आदिवासी परिवार सभी सरकारी लाभ प्रदान किए जाते हैं। अब यह क्या 30 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में 549 जिलों में लगभग 2740 ब्लॉकों को शामिल करता है यह योजना। कौन? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अब यह इसके तहत क्या किया जाता है? इसके तहत सामुदायिक विकास, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, आजीविका मिशन महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने का प्रयास किया जाता है ताकि सभी को रोजगार सृजन हो, अवसर प्राप्त हो। ये चीजें आपको की जाती है। अब इसी तरीके से ध्यान रखें चंद्रयान 4 के लिए आवंटित किया गया है, तो चंद्रयान 4 को मंजूरी दी गई, शुक्र योजना को भी मंजूरी दी गई। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखिए। 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को भी लेकर जाने के लिए बात जो किया जा रहा है, यह भी बातें की जा रही है चंद्रयान 4 में। तो यह 40 तक जाएगा और इसके लिए 2104.6 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब इसी तरह आपको जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है, शुक्रयान विकास को भी मंजूरी दी गई है। तो इस तरीके से बहुत से योजनाओं को मंजूरी दी गई जो आने वाले एग्जाम के लिए आपसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं। इसे अच्छे से आप लोग कवर कीजिएगा जो इंटरव्यू इस बार दे रहे हैं, ठीक है ना। इंटरव्यू जो दे रहे हैं वो कवर करेंगे, उसके बाद पीटी फैक्ट वाले कवर करेंगे। मेंस में ये शायद ही पूछे, परंतु आपको यहाँ दोनों पूछने की संभावना आपको ज्यादा बनती है। जो एनपीएस वात्सल, तो चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा एनपीएस जिस पर मैंने चर्चा किया था, न्यू जो पेंशन स्कीम है उसके बारे में, वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो क्या होता है, तो आपको मुझे यह बताना है। फिर अभी एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया गया है, तो तीनों पेंशन के बारे में मुझे बताइएगा। तीनों के बारे में विस्तृत चर्चा कर रखा है पहले के वीडियो में, ज्यादा नहीं, 1-2 वीक पहले का वीडियो होगा, आप जाके उसे जरूर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना माता पिता को अभी बना सकते हैं। इसके सोच को ध्यान में रखकर पेंशन निधि जो विनियामक और विकास प्राधिकरण है उसकी तरफ से नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे एनपीएस कहते हैं, वात्सल स्कीम लाई गई है। वित्त मंत्री सीतारमन द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो आपसे पीटी फैक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है। अब ये इनके द्वारा बोला गया बर्थडे पार्टी में आप बहुत खर्च करते हैं ना, तो गिफ्ट के तौर पर आपको यही देना, पीएम वात्सल स्कीम उपहार में दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे, उनके लिए एनपीएस वात्सल योजना सारू मात्र आपको सालाना 1,000 रुपये खाता में खुलवा सकते हैं। उससे अधिक बच्चे के होने पर यह खाता समान एनपीएस में खाते में बदल जाएगा और इस पर एनपीएस के फायदे फंड में बच्चे जो भी फंड में फायदा होगा उसके बच्चे को 60 साल की उम्र तक पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। एनपीएस खाते के तहत वात्सल्य स्कीम पैसे इक्विटी और डेट फंड लगाए जाएंगे। जो अभी देश में 31% आबादी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो ध्यान रखिएगा चालू वित्त वर्ष में 24-25 में बजट एनपीएस वात्सल स्कीम शुरू करने की घोषणा की गई है। तो कुल मिलाकर बात की जा रही है, हम न्यूनतम 1,000 रुपया इसको साल में दे सकते हैं, अधिकतम सीमा की राशि नहीं बताई गई है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा अंशदान के तौर पर अधिकतम कोई सीमा नहीं है। किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, ई एनपीएस के माध्यम से खुल सकता है खाता। तो इस तरीके से क्या होगा, चीजों को आप कवर कर सकते हैं, अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य दे सकते हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा एक संस्था का नाम है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के बारे में। तो ये संस्था होता क्या है, तो भारत सरकार की एक नियामक निकाय है जो इसका काम क्या है, पेंशन से जुड़े मामलों को विनियमन करना, उसका पेंशन प्रणाली को बढ़ावा देना। इसके साथ इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में यह काम करता है। 2 चीजें याद रखिएगा, 2003
और वित्त मंत्रालय के अधीन यह संस्था काम करती है, प्राधिकरण। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और कई क्षेत्रीय कार्यालय। इसका प्रमुख कार्य क्या है? पेंशन निधि के अधीन जो अभी दाताओं हैं उनके हितों की रक्षा करना, साथ ही साथ पेंशन निधि की स्थापना, विकास, विनियमन करना इसका, साथ ही पेंशन फंड के लिए दिशा निर्देश जारी करना, तय करना, पेंशन फंड के संचालन निगरानी करना, पेंशन फंड में दक्षता और प्रदर्शन को सुधार लाना है, ये सब इसकी कार्य। सेवानिवृत्त बचत के लिए सुरक्षित और पारदर्शी आपको ढांचा विकसित करना है, यह सारी योजनाएं इसका काम है। इसका जो यह प्राधिकरण इसके द्वारा बनाया गया है 2003 में, जो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, जो पेंशन से संबंधित सारे समाधान को करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ नेशनल पेंशन योजना जो एनपीएस की शुरुआत करना था इसका, जो अब यूनिफाइड हो गया, ध्यान रखिएगा, यूनिफाइड हो गया, यूपीएस हो गया, इसके संदर्भ में यह संस्था काम करेगी। तो तरीके से आप चीजों को समझने का प्रयास करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत में दुनिया सबसे अलग है, ये ऐसा क्यों सीतारमन जी के द्वारा बोली जा रही है कि अभी आर्थिक समृद्धि में बाकी बातें की गई, अनुमोदित राशि, एकीकृत पेंशन योजना की बात की, पेंशन बिलों में भावी पीढ़ियों को बोझ न डालकर सरकारी कर्मचारियों के साथ करदाताओं के हितों को साधती है, ये सब बातें की जा रही है। अर्थव्यवस्था में 2023-24 में 8.2% की दर से बढ़ी है, जो चालू वित्त वर्ष में 6.7% की बात हो रही है। अब एनपीएस की जो शुरुआत की जाए, बेहतर रिटर्न दिया जाएगा, जो एनपीएस वात्सल्य योजना की बात हो रही उसी में अभी है कि अपनी शुरुआत में प्रतिस्पर्धा रिटर्न दिया जाएगा। सरकार इसके लिए क्या करेगी? औसतन 9.5% का सालाना रिटर्न देने की बात करेगी। गैर सरकारी क्षेत्र में बात करें तो एनपीएस की शुरुआत इक्विटी के क्षेत्र में 14%, कॉर्पोरेट डेट के लिए 9.1%, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए 8.8% की रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से कि सर आपको लगभग अधिक रिटर्न देने की बात की जा रही है। अब इसके साथ आपको जो ये चीजें उपलब्ध कराई जा रही है वो आपको बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर की जा रही है। तो आपको ये इसके जो भी गार्जियन है तो इनके लिए आपको जरूर करनी चाहिए, पीएम वात्सल्य योजना को अपनानी चाहिए। देखिए पीएम आशा योजना भी आपको महत्वपूर्ण चर्चा में थी, इसके लिए भी 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए पीएम आशा योजना के तहत। इसकी ध्यान रखिएगा, यह क्या है? अब है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे पीएम आशा कहते योजना जारी रखा जाएगा। इसके लिए सब्सिडी की मंजूरी दी गई। दोनों अभियानों के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाए, जो किसानों को बड़ी राहत होगी, ये बातें की गई। अब 2025 और 26 के लिए कुल वित्तीय व्यय 35,000 करोड़ रुपए। इसके विपरीत स्थितियों में किसान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना और पीएम आशा को समायोजित किया जाएगा। इस तरीके से संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। और 25% खरीद खोपरा के लिए, दलहन, तिलहन और खोपरा के लिए खरीद के लिए उत्पादन में 25% होगी, जबकि जिससे राज्य लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए इस तरीके से वो हित में साध सकते हैं, बातें कर सकते हैं। 2025 और 26 के लिए तुअर, उड़द और मसूर के लिए क्या किया जाएगा? सीमा लागू होगी। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो देश में पीएम आशा योजना के तहत किसानों की समृद्धता की बात की जाती है, उनको बचत की जा सके उनके लिए। तो इसके पीएम आशा योजना क्या है, तो आप इसके संदर्भ में कुछ पीटी फैक्ट की पॉइंट आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। किसान अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? अन्नदाता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई योजना समग्र एवं प्रधानमंत्री अन्नदाता समग्र अभियान को मंजूरी दी थी। कब दी थी? तो आपको ध्यान रखना है, यह पीटी फैक्ट पहले भी प्रश्न के तौर पर पूछा जा चुका है, यह वर्तमान में नहीं दिया गया। तो मंजूरी दी थी, उसके तहत आपको ध्यान रखना है किसानों को आय के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम था। यह घोषणा आपको 2018 के कैबिनेट मिशन में किया गया था, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण योजना। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न के तौर पर 2019 में आ चुका है। तो आपको यह चीजें समझनी चाहिए। जैसे महत्वपूर्ण योजना होता है महिलाओं से संबंधित, कृषि से संबंधित, बच्चों से संबंधित, वो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर होते हैं। तो इसके लिए उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिए पीएम आशा के प्रमुख 3 घटक है जिसको आपको यह समझने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले मूल्य समर्थन योजना, जो पीएसएस के नाम से जाना जाता है, प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत। दूसरा मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, प्राइस डिफेक्टिव पेमेंट आपको स्कीम, जिसे पीडीपी कहते हैं। पीडीएस मत समझ लीजिएगा, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता है वो नहीं होता है, पीडीपीएस अर्थात न्यूनतम भुगतान योजना। निजी खरीद और स्टार्टिंग योजना अर्थात स्टॉकिंग, जो हम करते हैं, स्टॉक करते हैं, उसकी योजना है, जिसमें हम प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उसे इन्वेस्ट करवाएंगे और हम इस तरीके से निजी खरीद भी करेंगे और स्टॉक भी करेंगे। यह 3 महत्वपूर्ण योजना है पीएम आशा का, जो आपको इसके साथ घटक के तौर पर काम करता है। जो क्या करता है? उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था को लागू करवाता है। इस तरीके से आय में वृद्धि होती है।
अब हम इसके तहत मूल्य समर्थन योजना क्या है तो इसे समझिएगा। इसके तहत दाल तिलहन और गरी जो कोपरा है उसके लिए भौतिक खरीदारी के लिए राज्य सरकारों को सक्रिय और केंद्रीय मंडल एजेंसियों के तहत की जाती है। इसके तहत मूल्य समर्थन ली जाती है। यह निर्णय लिया गया कि नेफेड के अलावा जो नेफेड संस्था है उसके अलावा भारतीय खाद्य निगम FCI कि राज्य और जिला में PSS का परिचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा नेफेड की स्थापना कब हुई, यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, FCI की स्थापना कब की गई, यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। चलिए इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे। इसके अतिरिक्त बात करेंगे कौन सी योजना, खरीद पर होने वाले व्यय और खरीद के दौरान होने वाले नुकसान के केंद्र मानकों के मुताबिक वहन किया जाएगा। मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना के तहत हम क्या करते हैं कि इसके तहत हम क्या करें, MPS जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है अधिसूचित किया जाता है। उन सभी तिलहन फसलों को कवर करने का प्रस्ताव इसके तहत रखा गया है। इसके तहत ध्यान रखिएगा MPS और बिक्री औसत मूल्य के आधार के अंतर जो होगा उसके सीधा भुगतान से पहले पंजीकृत उन किसानों को किया जाएगा जो पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अपने ऊपर की बिक्री करेंगे। तो कुल मिलाकर MPS के सपोर्ट प्राइस के तौर पर भी इसे देखा जाता है। पंजीकृत बैंक खाते में किया जाएगा। इस योजना तहत फसलों में कोई भौतिक खरीदारी नहीं की जाती क्योंकि अधिसूचित बाजार में बिक्री करने वाले MPS और बिक्री औसत मूल्य के अंतर का भुगतान किसानों को किया जाता है। इस तरीके से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट है PDPS के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता तय मानकों के अनुसार दी जाती है। जैसे आपको समझने के निजी खरीद का जो स्टॉकिंग योजना है उसके तहत क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो मार्केट कमेटी है जो उसके तहत क्या करते हैं हम लोग निजी खरीद और जो स्टॉक योजना है उसको लागू करते हैं, जिससे निजी स्टॉकों की भागीदारी बढ़ती है। अब ध्यान रखिएगा तिलहन के मामले यह निर्णय लिया गया था, यह चुनिंदा जिलों में आपको यह लागू की जाएगी। इस तरीके से आगे आपको चीजों को समझने प्रायोगिक आधार पर जिले चयनित किए गए जिसके तहत यह फसलों को अधिसूचित किया गया था। योजना अधिसूचित जिन्स की भौतिक खरीदारी अर्थात कुछ जो भी हम जिन्स खरीद रहे हैं, जो भी हम मद खरीद रहे हैं, अन्न खरीद रहे हैं, उसके लिए भौतिक खरीदारी की दृष्टि से PSS की काफी मिलती जुलती है, इसलिए इसे प्रायोगिक आधार पर चयनित जिलों के लिए किया गया था, स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त भारत में देखिए ध्यान रखिएगा NPS के नीचे आ जाएगी, ये सब बातें की जा रही थी। कुल मिलाकर यह व्यवस्था अमल में लाई जाएगी जब निजी चयनित एजेंसियां बाजार में उतरने के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों सरकारों द्वारा अधिसूचित कर दी जाती है। 15% अधिकतम सेवा शुल्क देना होता है इसके तहत। अब इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा किसानों का अनुकूलन के अन्य महत्वपूर्ण पहल के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, उसके बाद मॉडल कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम 2017 और मॉडल अनुबंध खेती एवं सेवा अधिनियम 1918। तो ये आपको अनुकूलन आपको कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही ताकि बेहतर कृषि उपज को बढ़ोतरी हो, किसानों की आय में वृद्धि हो सके और साथ ही साथ उनकी समृद्धता आ सके। ये सब योजनाएं चलाई जा रही है कुल मिलाकर ये सब चीजें। तो ये क्वेश्चन चलिए आज का क्वेश्चन है PM आशा योजना क्या है, इसके प्रमुख घटकों की चर्चा करते हुए इसके प्रासंगिक पक्षों को स्पष्ट करें। 250 शब्दों में बहुत ही सरल सब प्रश्न है, पर इसके घटक को आप अच्छे से समझते हुए इसको उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही इसका मूल तत्व है। समझते हुए उत्तर लिखिएगा और उसको कहाँ भेजना है, युक्ति आई इसका हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो चैट बॉक्स है उसमें, अन्य जगह नहीं भेजना है। जैसे कुछ बच्चे कम्युनिटी में भेज देते हैं, वहां नहीं भेजना है। यह जो सेवा दी जा रही है ना, अब केवल उनको ही दी जा रही है जो बैच परचेज कर रहे हैं। देखिए बहुत सी चीजें ना फ्री के देते हैं ना, आप लोग आदी हो जाते हैं किस चीज का, चलो हम करेंगे, कभी नहीं करेंगे ना। जब पैसे लगते हैं तो आप उसके लिए जवाबदेही आपके प्रति आती है, तो लगातार आप प्रयास भी करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं तो उसका रिजल्ट भी बेहतर होता है। तो आप उसको क्या करेंगे, हिंदी न्यूज़पेपर के एनालिसिस में भेजेंगे। अब ध्यान रखिए यह मुख्य परीक्षा अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, उसमें अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो लगातार आपको प्रश्न लिखने की जरूरत है। जैसे 365 दिन में एक क्वेश्चन डेली देता हूं और संडे को आपको उसके 5 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्या करना है, वीकली जो टेस्ट होता है उसमें भी भाग लेना और डेली टेस्ट होता है उसमें भी भाग लेना, जो आपको मुख्य परीक्षा के लिए क्या करेगा, तैयार करेगा और आपको सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस बहुत बड़ी राशि नहीं है, इसके योगदान के लिए मात्र 599 आपको एक ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो आप इसे जरूर ड्रिल कीजिएगा। कोई भी क्यूरी, कोई भी समस्या हो, आप इससे बात कर सकते हैं दिए गए नंबर से। चलिए आगे बात करेंगे।
आपको डू यू नो दिया जाता है, या आप स्कैन कर सकते हैं इस बार कोड को, जहां से आपको डेली आपको आपको उपलब्ध कराया जाता है टेलीग्राम, आपको टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक चैनल पर, लेकिन सबसे पहले आपको इस व्हाट्सएप चैनल पर ही शेयर किया जाता है। तो आप व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये चीजें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, डू यू नो के संदर्भ में बात हो रही है। भारत म्यांमार की पूरी सीमा पर लगेगी बाढ़। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यह समझना है कि यह क्यों जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, जरूरी इसलिए हो जाती है ना, कि जरूरी आपको समझिएगा, जब हम बात करते हैं इस क्षेत्र की बात करते हैं ना, तो यहां से अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में लिखो एसी। उसके बाद आपको नागालैंड याद रखना है, नागालैंड। नागालैंड, यह जो सीमा आपको लगभग 520 किलोमीटर की होती है, इसकी सीमा आपको लगभग 215 अप्रोक्स किलोमीटर की है। उसके बाद नागालैंड के बाद मिजोरम, मणिपुर आएगा। मणिपुर आपको लगभग 398 किलोमीटर के आसपास होता है। और मिजोरम याद रखिएगा, मिजोरम आपको 510 किलोमीटर के आसपास है, जो म्यांमार से मिलता है, म्यांमार से की सीमा साझा करता है भारत की। तो कितने राज्य हो गए? 4 राज्य हो गए। ध्यान रखिएगा, कुल अगर हम बात करें तो लगभग 1643 किलोमीटर की सीमा साझा होती है म्यांमार के साथ। अब यह क्यों बात हो रही? मणिपुर में हाल की घटना घटी है, जहां पर कुछ चीजें हुई हैं कि सीमा पार गतिविधियां देखने को मिली और कुछ प्रायोजित गतिविधियां मिली, जिसके आधार पर आपको, जिस दिन मैंने मणिपुर के मामले में आपको बता रहा था, जब वो महिला को नंगवस्त्र करके घुमाया जा रहा था और वहां पर जो विवाद क्रिएट हो रहे थे, उसमें मैंने एक बात कही थी कि म्यांमार के माध्यम से या हमारे इस क्षेत्र में मणिपुर में आपको ड्रग्स माफिया घुसे हुए हैं, जो क्या करता है, आतंकवाद तो फैलाता नहीं है, पर आतंकवाद से भी घातक चीजों को आपके देश में अशांति फैलाएगा। और अशांति फैलाने के लिए वो क्या करे, इन किन पराक्रम तकनीक से उपयोग करेगा। हाल ही में आपको ड्रोन हमले किए गए, रॉकेट हमले किए गए, तो वो कहाँ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं? तो इसलिए इस सीमा का बाड़ीकरण कराने का सरकार ने निर्णय लिया, और यह पहले ही हो जाना चाहिए था। देखिए, मैं यह प्रबल तरीके से मानता हूं ना कि आपकी जो सीमा आपकी जो भी है, जो जो थल सीमा मिल रही है, उसका बेड़ा बाड़ीकरण हो जाना चाहिए, बेड़ा लगा देना चाहिए। क्यों? इसके लिए देखिए, संसाधन एक बार आपके समाप्त होंगे, जो भी 10,000, 20,000, 50,000, लाख करोड़ रुपया खर्चा हो, लेकिन आप एक बार सीमा को सुरक्षित कर लेते हैं ना, तो आप इससे लाभ क्या ले सकते हैं? आप नियंत्रण कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं, साथ ही साथ संसाधनों का वितरण आप इन क्षेत्रों में बेहतर कर पाएंगे, पहुंच अच्छे से स्थापित कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेहतर कर पाएंगे। रीजन उसके पीछे, जैसे जैसे आप बाड़ीकरण करते हैं सीमा का, तो आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में आप इन क्षेत्रों में शांति को स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि खुला क्षेत्र, आप किस ओर से यह चीजें घुस रही है किन्हीं को नहीं पता है। जब बाड़ीकरण होगा तो सुरक्षा भी प्रबंध किया जाएगा, तो सुरक्षा प्रबंध से क्या होगा, चाक चौबंदी बढ़ेगी। इस तरीके से हम इन जो समस्याएं यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देश में 30 किलोमीटर हिस्से बाढ़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने मणिपुर की बात के जातीय हिंसा मूल कारण बताया। मैंने उस दिन भी बताया, जातीय हिंसा का कारण केवल भारत का आंतरिक समस्या नहीं है, यह बाह्य कारकों के द्वारा प्रायोजित संस्थाएं द्वारा चलाई जा रही एक संस्थागत रूप से कालक्रम, यह योजना बनाई गई, जो आपको इन क्षेत्रों को प्रभावित किया जाएगा, ताकि इनकी इस क्षेत्र के जो 7 सिस्टर के देश राज्य हैं, उनको भारत से अलग करने की प्रवृत्ति भी इसमें शामिल की जाएगी। साथ ही साथ 7 सिस्टर के संदर्भ में हम अंतर्राष्ट्रीय जो चिंताएं हैं, उसको यहाँ पर लागू कर सके। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं करने का मतलब चीन समर्थन होगा। तो आपको हमारे पड़ोसी देश, ऐसा नहीं पड़ोसी देश हमारे सभी सही है, म्यांमार की बात करें, वहां भी आंतरिक गुट ऐसे हैं जो भारत के इन पड़ोसी राज्य उसको हड़पने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसके तहत अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है भारत म्यांमार की सीमा 4 राज्यों से, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसके लिए भारत म्यांमार मुक्त आवागमन व्यवस्था भी लागू की थी, जिसे वापस ले लिया गया। आपको ध्यान होगा, मैंने इस पर भी न्यूज एनालिसिस कराया था, आप लोगों को याद हो तो। अब ऐसा कोई नहीं है जो आपको न्यूज एनालिसिस किसी टॉपिक पर नहीं कराया, बस अरे आप एक्टिव स्टूडेंट होंगे, उन सारी चीजों को कवर कर सकेंगे। कमेंट में बताइएगा जो पुराने स्टूडेंट है, क्या मैंने इस पर कवर कराया था। इस पर विस्तृत नोट भी आप लोगों को मैंने दे रखा है।
तो इस तरीके से ध्यान रखिए 16 किलोमीटर जाने की अनुमति देता है। इस तरीके से भारत गृह मंत्रालय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कर धातु 7 हवाई अड्डे से बातें की गई। कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा जो राज्यों को 12,554 करोड़ रुपए मंजूरी दी गई है। तो आपदा राहत के लिए ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो बाड़ीकरण क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपसे प्रश्न पूछे तो ध्यान रखिएगा। यह देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें बात हो रही है आर्थिक सुधारों पर बने राजनीतिक सहमति। अब यह राजनीतिक सहमति किस रूप से बन सकती है, इसके लिए दो संसाधनों के संदर्भ समझने होंगे, संसाधनों के संदर्भ समझने होंगे। वर्तमान स्थिति में आर्थिक सुधार और भविष्य के लिए आर्थिक सुधार यह अगर आप इस संदर्भ को समझ लेते हैं तो राजनीतिक सहमति हम व्यापक तौर पर बना सकते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो 2030 तक भारत 7 ट्रिलियन अर्थात 7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, लाख ट्रिलियन अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बन जाएगा। ट्रिलियन की बात की जा रही है। अब ध्यान रखिएगा अब है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की जा रही। हमारे जो जीवंत लोकतंत्र जो वृद्ध आर्थिक समृद्धि की बात की जाती है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि वृहद आर्थिक स्थायित्व और युवा आबादी, गतिशील और जीवंत लोकतंत्र तथा भू राजनीतिक दृष्टिकोण की बात की जाती है। विदेशी निवेशकों को निवेश करने की बात की जाती है। साथ ही साथ भारत में भूमि, श्रम, कृषि के मंचों तत्काल सुधारों की आवश्यकता की बात होती है। अब 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने के अग्रसर की ओर रास्ते पर है, तो इनके तरफ प्रतिस्पर्धा देखी जाती है, तो हमें संतुलन की स्थिति कायम करनी होगी। हम बात कर सकते हैं इसके अलावा तक पंचम उद्यम चलाने को लागत, मानव संसाधन और जीवन सुरक्षित करने की बात कीजिए। कर व्यवस्था को नियमित किया जा सकता है। कुल मिलाकर न्यूनतम जोखिमों के साथ अधिकतम लाभ कमाने की बात की जा सकती है। ऐसी बातें हुई। हम जो जीएसडी सकल गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी देखे तो लगभग 7,169 डॉलर के साथ ये राष्ट्रीय औसत के लगभग 3 गुना कहीं अधिक है। अब ध्यान रखिएगा यहीं पर हम बिहार जैसे जीएसटी की बात करें $1,000 से भी नीचे है, यानी राष्ट्रीय औसत से 3 गुना कम है। तो एक राज्य राष्ट्रीय औसत जो है राष्ट्रीय औसत है उससे 3 गुना अधिक है, तो एक राज्य की 3 गुना कम है। तो यह कहीं ना कहीं असंतुलन की स्थिति। तो इसीलिए राज्यों को संतुलित करने के, उसके वित्तीय आवंटन करने, उनको राज्य में एसेट निर्माण करने की तकनीक को डेवलप करना होगा। अब अप्रैल जून की बात कर ले हम। शहरी और युवा रोजगार स्थिति आंकड़े दर्शाते हैं बिहार में पुरुष का श्रम भागीदारी 32.9% था, जबकि महिलाओं का महज 5.3% था। तो बिहार के आंकड़े इसमें दिए गए, तो आपको क्या करना है, इसके आंकड़े को अच्छे से लिख लेना है। बीपीएससी 70 बीपीएससी होगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट डाटा के तौर पर इसे देख सकते हैं। अब यही बात की जाती है देश में श्रम भागीदारी सबसे निचला स्तर रहा है, जबकि महाराष्ट्र में पुरुषों यह 52.2%, तो महिलाएं 22.2% रही है जो श्रम भागीदारी की बात होती है। रोजगार दर में राज्यों की अर्थव्यवस्था की सेहत दर्शाता है। अधिक संपन्नता की बात की जाती है, आंतरिक पलायन, सामाजिक व्यवस्था की बात की जाती है। पीछे तत्कालीन सरकारों के वह रवैये मुख्य रूप से जिम्मेदार है जो उन्होंने उद्यमियों को भरोसा जताने के लिए प्रयास नहीं किया था। शासन और गुणवत्ता, राजनीतिक अस्थिरता, कुछ मामलों में कानून और व्यवस्था की लचर व्यवस्था सबसे बड़े कारक माने गए जो देश में किसी न किसी रूप से आंतरिक जो समृद्धता होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं मिल पाई। अफसोस है कि भारतीय समाज जाति, नस्ल जैसे, धर्म जैसे तमाम आधारों पर विभाजित है। लोकतंत्र के लोगों के फैसले अक्सर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे, आर्थिक पहलुओं के हावी हो जाते। कोई राजनीतिक पार्टी अगर लेती है फैसला तो उसके विपक्ष वाले उसको देश का विरोधी मानने लगते हैं, जैसा कि प्रोपेगेंडा आपको राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर चलता है। तो इस तरह से क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता कायम होती है, टकराव बार बार देखने को मिलते हैं, मतभेद बार बार को देखने को मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम बेहतर क्या नहीं कर पाते, नीति नहीं ले पाते, निर्णय नहीं ले पाते, जिससे क्या होता है कि हम उन हाई समृद्ध वाले रेशियो में बढ़ नहीं पाते, जिसके कारण हमें जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जितना हमें लाभ मिलना चाहिए, वो उस अनुपात में नहीं मिल पाता है। इसलिए देश में अगर कोई चीज करनी है तो हमें सबसे पहले राजनीतिक सहमति बनाने होगी, विभिन्न मुद्दों को सुलझाने की व्यवस्था होगी, रेवड़ी जैसी समस्याओं को क्या करना, समाधान ढूंढने की व्यवस्था हो। केवल अवसर की राजनीति के आधार पर सुरक्षा, जो भी योजनाएं हैं, सुरक्षा है, उसको प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बात भी कही थी रेवड़ी लोक कल्याणकारी राज्य में रेवड़ी संस्कृति किस स्थिति में है, उसकी बात मैंने पिछले 2-3 क्लास पहले की है। तो आपको उन चीजों को समझना होगा, याद करना होगा रेवड़ी संस्कृति क्यों घातक है। जिस राज्यों के पास अधिकतम राशि है, अधिकतम है
अधिकतम राशि आपके पास है, आय से अधिक आपके पास बचत बच रही है, तो आप कितने खर्च आपको जो भी है कर सकते हैं, उसके लिए मुफ्त ऋण दे सकते हैं। पर जिनके पास पैसे ही नहीं, जिन राज्यों के पास, वो खर्च कहाँ से करेंगे? तो डेप्थ में ही डेप्थ में जाएंगे तो भविष्य के गर्त में समस्याएं आपको छिपी हुई नजर आएगी। तो यह सब चीजें आपको समाधान करने की आवश्यकता है। केवल राजनीतिक के दौर में राजनीति ही केवल जरूरी नहीं हो, यह राजनीति के दौर में केवल समाधान, संसाधनों का वितरण और लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेहतर प्रबंधन भी किया जा सकता है। इन सारे चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो चलिए फिर हम लोग कल एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चीजों को आप लोग क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। आपको टॉपिक आप लोग को जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो आप लोग को मार्च से लेकर सितंबर तक का, आपको जो जिस डेट तक का रहेगा न्यूज एनालिसिस, उस दिन का करा दिया जाएगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे ना कि आपको करंट अफेयर्स में करना क्या, कितना पढ़ना, किन को टॉपिकों को, महत्वपूर्ण टॉपिकों को रिवाइज करना है। तो इस तरीके से टॉपिक आपको जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ना, हमारे बीपीएससी हो, बीपीएससी का मेंटरशिप हो, बीपीएससी का 70, बीपीएससी 1 का फाउंडेशन बैच हो, टारगेट बैच हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर से बात कर ले। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।